17 जुलाई 2014 रोज को एक तेज धमाके की आवाज आती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो तुरंत उसकी नजर अपने पैरों पर जाती है जो कट चुके हैं। इवन उसका आधा शरीर लहूलुहान है, पर इससे भी डरावना मंजर है उसके चारों ओर हर तरफ लोगों के बॉडी पार्ट्स उड़ रहे हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, इवन किसी का सर। करीब 200 लोगों के शरीर पर रोज को तुरंत एक बात रियलाइज होती है कि कुछ सेकंड्स में वो भी मरने वाली है क्योंकि वो गिर रही है। और ये सब हो रहा है आसमान में 33,000 फीट की ऊंचाई पर, जिस सब की शुरुआत हुई एक चमक से जो कुछ सेकंड्स पहले इस प्लेन के पायलट्स ने देखी और अगले ही पल प्लेन आसमान में फट चुका था। एंड ये सब हुआ था एक रॉकेट लॉन्च के चलते जो कुछ देर पहले यूक्रेन से लॉन्च हुआ था। तो ये डरावनी और दर्दनाक कहानी है मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH17 और उसमें बैठे करीब 300 लोगों की। तो आखिर उस दिन इस प्लेन के साथ क्या हुआ था? प्लेन के फटने से पहले पायलट्स ने बाहर किस चीज की चमक देखी थी और क्यों इन सब के पीछे एक 5 मीटर का हथियार जिम्मेदार था जो उस दिन इस फ्लाइट से 33,000 फीट नीचे से लॉन्च हुआ था? यही सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो दबाओ ना सब्सक्राइब का बटन। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। 17 जुलाई 2014 फ्लाइट MH17 एम्स्टरडैम से मलेशिया के कुआलालंपुर जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन था बोइंग 777 जिसमें अंदर बैठे थे 283 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स। टोटल 298 लोग। इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि 193 लोग डच थे, 43 मलेशियन थे, 27 ऑस्ट्रेलियन थे, बाकी लोग यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों के थे। कॉकपिट के अंदर 2 पायलट्स बैठे थे, 49 साल के कैप्टन वान अमरान जिन्हें 13,000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर अहमद हाकिमी थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, कोई वार्निंग नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यही चीज इस कहानी को सबसे तकलीफ देने वाली बनाती है क्योंकि जो होने वाला था ना उसके बारे में प्लेन के अंदर किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। अब देखो, इस प्लेन के साथ ना उस दिन जो हुआ उसको बेहतर समझने के लिए हमें जमीन पर चलना होगा क्योंकि असली किस्सा वहीं से शुरू होता है। तो ये है 2014 का यूक्रेन। कुछ महीने पहले यूक्रेन की कैपिटल कीव में बहुत बड़े प्रोटेस्ट्स हुए थे। लोग चाहते थे कि उनका देश यूरोप के साथ जुड़े। इन प्रोटेस्ट्स ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को हटवा दिया जो रशिया का सपोर्टर था। अब ये बात रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को कब्जा कर लिया और फिर ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क नाम के इलाकों में रशिया के सपोर्टर्स को हथियार भेजकर उन्हें यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए कह दिया। अब ये लोग यूक्रेनियन गवर्नमेंट के खिलाफ खुलेआम लड़ रहे थे। टैंक्स चल रहा है, रॉकेट्स गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ाए जा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, यानी ये पूरा इलाका एक वॉर जोन बन चुका है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर नीचे इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी तो ऊपर से प्लेन क्यों उड़ रही थी? तो इसका जवाब है कि ये दुनिया भर की एविएशन एजेंसीज ने डिसाइड किया था कि 32,000 फीट से नीचे का आसमान खतरनाक है लेकिन उससे ऊपर सेफ है। और ये सिर्फ यूक्रेन का डिसीजन नहीं था बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन अथॉरिटीज ने इस बात पर एग्री की थी। उनका लॉजिक ये था कि नीचे जो लड़ाई चल रही है ना उसमें जो भी हथियार है वो सिर्फ कुछ हजार फीट तक मार सकते हैं। 33,000 फीट तक कोई भी मिसाइल पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए उस दिन MH17 के पायलट्स के पास डरने की कोई वजह नहीं थी। वो सब रूल्स फॉलो कर रहे थे, रूट अप्रूव्ड था, हाइट सही थी, सब कुछ गाइडलाइंस के अंदर था। और सिर्फ MH17 ही नहीं बल्कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन उस एयर स्पेस से पहले 160 और प्लेन्स गुजर चुकी थी और सब कुछ सेफ निकल गई थी। लेकिन 161वीं प्लेन थी MH17 और ये उस रास्ते से सेफ नहीं निकल पाई। यार कब तक दूसरों के वीडियोस देख देख कर सिर्फ समय बर्बाद करते रहोगे? कब तक कमेंट्स में लिखते रहोगे एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा? सच बताऊं तो आज क्रिएटर इकोनॉमी में हजारों लोग घर बैठे बैठे क्रिएटिव स्किल्स सीखकर लाखों कमा रहे हैं। कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई थंबनेल डिजाइन कर रहा है, कोई क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बना रहा है और एक तरफ तुम लोग हो जो हर दिन वीडियोस देखते रहते हो लेकिन खुद कुछ नहीं करते, बस टालते रहते हो कि कल से करूंगा। अब यहाँ पर डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस एक्शन का है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी कभी वही इंसान था। ना कोई रोड मैप था, ना कोई मेंटर था, ना कोई सिस्टम था, सिर्फ ट्रायल एंड एरर।
गलतियां और सालों की मेहनत। लेकिन आज हमारी टीम 2000 से ज्यादा वीडियोस क्रिएट कर चुकी है, मिलियंस ऑफ लोग हमारे कंटेंट देखते हैं और इस जर्नी में हमने एक सिंपल सा सिस्टम डेवलप किया है, एक ऐसा सिस्टम जो रैंडम ट्यूटोरियल से नहीं, रियल वर्ल्ड कंटेंट क्रिएशन से बना है। इसलिए हमने लॉन्च किया है ATV एकेडमी, जहां हम आपको वही एडिटिंग वर्कफ्लो, वही प्रोडक्शन प्रोसेस और वही प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे जो हम रोज यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे 1 साल नहीं मांग रहा, मैं आपसे 5 साल नहीं मांग रहा, बस 90 दिन, केवल 90 दिन खुद पर इन्वेस्ट करो और फिर देखो तुम सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करने वाले इंसान रहते हो या फिर कंटेंट क्रिएट करने वाले इंसान बन जाते हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, अगले 90 दिन भी वैसे ही निकल जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना रहेगा कि क्या 90 दिन बाद तुम वही होगे या एक कंप्लीटली नई स्किल के साथ खड़े होगे। देखो, अगर तुम सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर ना, तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू ATV एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस बार कोड को स्कैन करो और जाओ antarikshtv.com पे, यूज करो कूपन कोड ATV30 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और आज ही सिक्योर कर लो अपनी सीट, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। पर एक सेफ आसमानी रास्ता अचानक खतरनाक कैसे हो गया? इसका जवाब है क्योंकि नीचे जमीन पर कुछ बदल चुका था जो इन एविएशन एजेंसीज को पता ही नहीं था। अब समझो कि नीचे क्या बदला था। देखो, लड़ाई में ना यूक्रेनियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट से सेपरेटिस्ट पर बॉम्ब गिरा रही थी, जिन सेपरेटिस्ट के पास पहले सिर्फ छोटी मिसाइल्स थी जो कंधे पर रख कर चलाते थे। इन्हें मैन पैड्स कहते हैं। ये बस कुछ हजार फीट तक काम करते हैं। इनसे हेलीकॉप्टर को मारा जा सकता है, लेकिन ऊपर उड़ने वाली जेट को नहीं मारा जा सकता। तो यूक्रेनियन एयरफोर्स ने और ऊपर से उड़ना शुरू कर दिया, जहां पर ये छोटी मिसाइल्स पहुंच ही नहीं सकती थी। अब ये सेपरेटिस्ट के सामने ना प्रॉब्लम आई कि जेट्स को कैसे गिराया जाए, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया रशिया से। रशिया ने सेपरेटिस्ट को एक बहुत ही पावरफुल वेपन भेजा जिसका नाम था ब्यूक मिसाइल सिस्टम। अब ये कोई छोटा हथियार नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मिसाइल लॉन्चर है जो ट्रक्स पर लदी होती है। इसकी मिसाइल 5 मीटर लंबी होती है और वजन होती है 690 किलो। पर सबसे खतरनाक बात यह है ना कि ये 70,000 फीट तक मार सकती है। मतलब 33,000 फीट पर उड़ने वाले किसी भी प्लेन को ये आराम से गिरा सकती है। और यही वेपन अब नीचे जमीन पर लगा हुआ था, जिसके बारे में ऊपर उड़ने वाले पायलट्स को कोई भी अंदाजा नहीं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बाद में ये कैसे पता चला कि ये वेपन रशिया से आया था। तो ये कहानी भी सुनिए। हादसे के बाद डच सेफ्टी बोर्ड और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मिलकर इस मिसाइल को ट्रैक किया। पर कैसे? वेल, जिन्होंने ये रॉकेट MS-17 की ओर लॉन्च किया था ना, उन्होंने उस समय की अपनी वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर डाली थी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में सैटेलाइट इमेजेस से, फोन कॉल रिकॉर्ड से ऐसे कई सबूत मिले जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये ब्यूक लॉन्चर रशिया की आर्मी का हिस्सा था, स्पेसिफिकली रशिया की 53rd एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस लॉन्चर की पूरी जर्नी ट्रैक की, कैसे ये रशिया से बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में आया, कैसे एक खेत में पोजीशन लिया और कैसे प्लेन गिरने के बाद इसे वापस रशिया ले जाया गया। लेकिन ये सब बात की बात है, पहले चलते हैं उस दिन पर जब ये सब हुआ था। तो 17 जुलाई 2014 दोपहर का वक्त, MS-17 यूक्रेन के आसमान में 33,000 फीट पर उड़ रही है। कॉकपिट में कैप्टन वॉन अमरान कंट्रोल्स पर है, उनके बगल में फर्स्ट ऑफिसर अहमद हकीमी बैठे हैं। दोनों की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात हो रही है। एक बार क्रू ने कहा कि हमें थोड़ा ऊपर जाना है 35,000 फीट पर। कंट्रोलर ने कहा नहीं, वो लेवल एक और प्लेन यूज कर रही है, तो तुम वहीं पर रहो 33,000 फीट पर। क्रू ने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सामने कुछ बादल दिख रहे थे, तो क्रू ने कंट्रोलर से पूछा कि हम थोड़ा लेफ्ट ले सकते हैं वेदर अवॉइड करने के लिए। कंट्रोलर ने कहा हाँ ले लो, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं जो पायलट्स रोज करते हैं, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। फिर 4:19 पर कंट्रोलर ने नोटिस किया कि प्लेन अपने रास्ते से थोड़ा हट गई है। उसने रेडियो पर पायलट से पूछा कि वापस क्या कर रहे हो, वापस रास्ते पर आओ। जवाब में क्रू ने कहा हाँ आ रहे हैं। 4:20 पर यूक्रेनियन कंट्रोलर ने रशियन साइड को कॉल किया, क्योंकि प्लेन रशियन एयर स्पेस के बाउंड्री के करीब आ रही थी और अब इसे रशियन कंट्रोलर को हैंडओवर करना था। रशियन साइड ने कहा ठीक है भेज दो। अब यूक्रेनियन कंट्रोलर ने MS-17 को कॉल किया कि आपको अब रशियन कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होना है। पर यहीं से एक डरावने अध्याय की शुरुआत हुई, क्योंकि अब यूक्रेनियन कंट्रोल रूम ने MS-17 को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। कंट्रोलर ने फिर कॉल किया, दोबारा साइलेंस। एक बार और ट्राई किया, कुछ भी नहीं। जिसके बाद यूक्रेनियन कंट्रोलर ने रशियन साइड को कॉल किया और पूछा कि क्या तुम्हें अपने रडार पर यह प्लेन दिख रही है। जवाब आया नहीं, टारगेट गायब है।
और उसी वक्त मिलिट्री रडार्स पर एक बहुत अजीब चीज दिखी। जहाँ एक बड़ा डॉट था वहाँ अब बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स नीचे गिर रहे थे और यही था MH17, जो अब एक प्लेन नहीं बल्कि करीब 300 लोगों का कब्रिस्तान बना हुआ कई टुकड़ों में आसमान से नीचे गिर रहा था। अब समझो कि एक्चुअल में हुआ क्या। नीचे जमीन पर पेर्वोमेस्काई के पास एक खेत में ब्यूक मिसाइल लॉन्चर खड़ा था। उसका काम था यूक्रेनियन मिलिट्री के प्लेन्स को मारना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस लॉन्चर को चलाने वाले लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे। कुछ रशियंस थे, कुछ सेपरेटिस्ट फाइटर्स थे और किसी को सही तरीके से ये सिस्टम चलाना नहीं आता था। अब देखो, ब्यूक सिस्टम में एक रडार स्क्रीन होता है जिस पर डॉट्स दिखते हैं। हर डॉट एक एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस स्क्रीन पर यह नहीं दिखता कि वो डॉट सिविलियन प्लेन है या फिर मिलिट्री जेट है। इसके लिए अलग से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप होता है IFF सिग्नल चेक करना। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बता देता है कि सामने वाला प्लेन सिविलियन है या मिलिट्री। MH17 का ट्रांसपॉन्डर ऑन था जो अपनी आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट कर रही थी। अगर उन्होंने चेक किया होता तो उन्हें पता चलता कि ये पैसेंजर प्लेन है, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया। दूसरा स्टेप था अपने सीनियर से परमिशन लेना कि क्या ये सच में एनिमी एयरक्राफ्ट है। ये भी नहीं हुआ। तीसरा स्टेप था कमर्शियल फ्लाइट शेड्यूल देखना। MH17 का सिग्नल पब्लिकली अवेलेबल था, इन्होंने ये भी चेक नहीं किया। किसी ने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, बस रडार पर एक डॉट दिखा और डिसीजन ले लिया गया कि रॉकेट लॉन्च करके उसे खत्म कर दो। और MH17 के लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि नीचे उनकी लाइफ खत्म करने के लिए डिसीजन ले लिया गया है। वो सब खुश थे, लग रहा था जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और तभी 33,000 फीट नीचे एक बटन दबा, धुएं का बड़ा सा गुबार उठा और अब ये मिसाइल 3000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से MH17 की ओर बढ़ रही है। इतनी तेज कि आप इसे आंख से देख भी नहीं सकते। कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने अगर इसे देख भी लिया होता तो सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए इसे देखकर रिएक्ट करने का टाइम तो पायलट्स को मिला ही नहीं होगा। मिलता भी तो कुछ सेकंड्स में बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन को उस रास्ते से हटाना पॉसिबल ही नहीं था। और ब्यूक मिसाइल को प्लेन से सीधा टकराने की जरूरत भी नहीं थी। उसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है, मतलब जब मिसाइल टारगेट के काफी करीब आती है तो वो अपने आप फट जाती है। और वही हुआ। कॉकपिट के बिल्कुल आगे और थोड़ा लेफ्ट में मिसाइल फटी, एक धमाका हुआ और उससे 800 से ज्यादा मेटल के टुकड़े निकले। ये टुकड़े बो टाई और क्यूब शेप के थे और उन्होंने कॉकपिट को चीर दिया। कैप्टन वैन एमरान, फर्स्ट ऑफिसर अहमद हकीमी और एक एयर होस्टेस जो उस वक्त कॉकपिट में थी, तीनों की तुरंत मौत हो गई। उन्हें 1 सेकंड का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन बाकी केबिन में जो 295 लोग थे ना, उनके साथ क्या हुआ? और ये सवाल इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। देखो, जब मिसाइल फटी ना तो कॉकपिट का पूरा अगला हिस्सा टूट गया। प्लेन का नोज अलग हो गया। उस समय प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर बाहर हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता और टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब प्लेन धमाके से फटा और टुकड़े बिखरे, ज्यादातर लोग उसी पल में मारे गए। बिल्कुल वही डरावना सीन जो हमने इंट्रो में देखा। उसके अलावा जब केबिन का अगला हिस्सा टूटा तो 1 सेकंड में केबिन का सारा प्रेशर गायब हो गया। इसे एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन कहते हैं। सिंपल समझो तो जैसे किसी बलून को एकदम से फोड़ दो, वैसे केबिन की सारी एयर 1 सेकंड में बाहर निकल गई। इस ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन के इंसान का ब्रेन कुछ ही सेकंड्स में काम करना बंद कर देता है। आंखें बंद हो जाती है, सब अंधेरा हो जाता है। यानी धमाके के बाद जो लोग बच भी गए होंगे ना, उनमें से ज्यादातर लो ऑक्सीजन, पैनिक और इंजरीज में बेहोश हो गए होंगे। पर क्या इस समय भी कोई होश में था जब प्लेन के टुकड़ों के साथ वो सब नीचे गिर रहे थे? वेल, शायद हाँ, क्योंकि डच सेफ्टी बोर्ड ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि कुछ लोग प्लेन टूटने के दौरान कुछ वक्त तक होश में रहे होंगे। प्लेन को टूटने और जमीन तक गिरने में 60 से 90 सेकंड्स लगे थे, 1 मिनट से 1.5 मिनट। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर कोई उस केबिन में थोड़ा सा भी होश में रहा होगा तो उसने क्या देखा होगा? प्लेन टूट रही है, हवा का शोर इतना तेज है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। प्लेन के टुकड़े बिखरने में कई लोग मारे गए होंगे, जिनके शव भी वो सब देख रहे होंगे जो बदकिस्मती से तब होश में थे। क्योंकि 60 से 90 सेकंड्स बाद जब मलबा हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जमीन पर टकराया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, केवल लोगों की लाशें और प्लेन का मलबा, जो केवल अब इन्वेस्टिगेशन का प्रूफ था, ये बताने के लिए कि इन करीब 300 लोगों की जान जाने में कौन जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि बाद में कैसे प्रूव हुआ कि मिसाइल ने ही प्लेन को तोड़ा? तो हादसे के बाद प्लेन का सारा मलबा नीदरलैंड्स ले जाया गया। वहां पर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक काम किया जिसे सुन के आप समझोगे कि ये लोग कितनी डिटेल में गए। उन्होंने प्लेन के हर एक टुकड़े को फोटोग्राफ किया, ग्रीन स्क्रीन के सामने हर टुकड़े पर एक टैग लगाया कि ये कहां पर मिला था और प्लेन के किस हिस्से का है। फिर उन्होंने कॉकपिट के अगले हिस्से को जोड़ के वापस खड़ा किया। जब कॉकपिट का लेफ्ट साइड बना तो उसमें सैकड़ों छोटे छोटे छेद दिखे। ये मिसाइल से निकले मेटल के
टुकड़ों के निशान थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने हर छेद में एक धागा डाला और उसे पीछे की तरफ खींचा। सब धागे एक ही जगह पर मिलते थे, कॉकपिट के बिल्कुल आगे और थोड़ा लेफ्ट में। ये प्रूफ था कि ये धमाका एग्जैक्टली कहां पर हुआ था। और जो मेटल के टुकड़े मिले थे ना, उनका शेप बो टाई और क्यूब्स जैसा था। ये शेप सिर्फ एक ही वेपन में मिलता है दुनिया में, ब्यूक मिसाइल की वॉरहेड। और मिसाइल्स के 3 बड़े बड़े टुकड़े भी मिले थे जो कंफर्म करते थे कि 9M38 सीरीज की मिसाइल्स थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाकी सारी पॉसिबिलिटीज भी चेक की। प्लेन में कोई खराबी थी? नहीं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में सब नॉर्मल था? अंदर बॉम्ब था? नहीं। कोई एक्सप्लोजिव का निशान नहीं मिला, किसी और प्लेन ने नहीं मारा। रडार पर 30 से 60 किलोमीटर में कोई मिलिट्री प्लेन नहीं था। सब कुछ सिर्फ एक ही चीज की तरफ पॉइंट करता था, ब्यूक मिसाइल। इस केस में डच कोर्ट ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। इस केस पर मई 2025 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली कहा कि MH17 के केस में रशिया ने इंटरनेशनल एविएशन लॉ तोड़ दिया है। जुलाई 2025 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने रूलिंग दी कि रशिया ही सभी 298 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जिसके बाद नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया ने रशिया से मुआवजे की डिमांड की और अब रशिया ने इस रूलिंग के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की है। मतलब हादसे के 11 साल बाद भी ये केस कोर्ट्स में चल रहा है। लेकिन एक आखिरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि उस दिन 160 प्लेन्स उसी रास्ते से गई, सब कुछ सेफ निकल गया। अगर MH17 बस 10 मिनट पहले होती या 10 मिनट बाद होती तो शायद कोई और फ्लाइट होती उस जगह पर, कोई और 298 लोग होते। ये बिल्कुल रैंडम था, किसी के साथ भी हो सकता था, किसी भी फ्लाइट के साथ, किसी भी पैसेंजर्स के साथ। डच सेफ्टी बोर्ड ने रिपोर्ट में लिखा कि उस आसमान को पूरा बंद कर देना चाहिए था, लेकिन दूसरे रास्ते से जाने में एविएशन कंपनीज को फ्यूल ज्यादा लगता, इसलिए उन्होंने वॉर जोन के ऊपर से फ्लाई करना सही समझा। इसीलिए भले ही इस केस में रशिया की मिसाइल और उनके इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट किया जा रहा हो, पर सही मायने में इस केस में मुनाफाखोर एविएशन कंपनीज भी उतनी ही जिम्मेदार है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। जाने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और कुछ नया सीखना चाहते हो तो अभी भी आपके पास समय है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और यूज करो कूपन कोड ATV30 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है समुद्र के नीचे गहराई पर मिले कुछ ऐसे मिस्टीरियस लेक्स के बारे में जो कि आज भी वहां पर एग्जिस्ट करती है और जिसके अंदर कोई भी जानवर जब जाता है ना तो वो जिंदा वापस नहीं आता। पर आखिर ये लेक्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय।